हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंदास स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्ष पहले क्या हुआ और कोई कैसे जान सकता है। यहाँ पर एक सोनी नाम की लड़की है जो एक अपनी दोस्त है पिंकी, उससे पूछ रही है कि अगर हम लोग को 1000 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ था यह कैसे पता लगाएं। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। अगर कल क्या हुआ था, आज से 2 दिन पहले क्या हुआ था, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग रेडियो, टेलीविज़न या अखबार का, न्यूज़पेपर का मदद हम लोग लेते हैं। उससे हम लोग जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था, 10-20 साल पहले क्या हुआ था। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, हम लोग से जो 10-15 साल 20 साल मतलब पढ़े बड़े हैं, उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 10-15-20 साल पहले क्या हुआ था, 25 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। मतलब 1-2 हजार साल पहले जो हम लोग को पता करना होगा उसकी जानकारी हम लोग को इतिहास से मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि अनुसार एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला प्राचीन, मध्य और तीसरा आधुनिक। 3 कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंडों में निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जो इतिहास का आरंभिक चरण होता है, पहला पड़ाव जो होता है, उसको पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं को कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस युग में कोई भी लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल को मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा। इसी युग में अगर कोई पूछेगा कि आग और पहिया का उपयोग कब हुआ था, तो पूर्व ऐतिहासिक काल में। तो इसी युग में, पूर्व ऐतिहासिक काल में ही मनुष्य ने पहले बार पहिया और आग का उपयोग करना सीखा था और खेती एवं पशुपालन, और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। इसी समय खेती करना और इसी समय पशुपालन को करना, और शहरों कस्बों का, जैसे शहरों का भी इसी समय निर्माण हुआ था, जैसे डेवलप्ड हुआ था, शहर भी इसी समय डेवलप्ड हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बनने लगे और हमारा जो पूर्व ऐतिहासिक काल में था उसमें हर मतलब बड़े बड़े साम्राज्य का गठन होने लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में ये राज्य जो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन व्यापार और नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी एक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकों का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ। इस्लाम मतलब मुसलमान लोग जो आए थे हम लोग के
हम लोग के देश में उनके माध्यम से नए विचारधारा उत्पादन हुआ, विकास हुआ, डेवलप्ड हुआ इस्लाम के माध्यम से। और पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन संभव हुआ, और पुनः फिर से भारत में विशाल साम्राज्य का गठन संभव हुआ। किसके आने से? किसके आगमन से? तो इस्लाम के आगमन से। सांस्कृतिक समूह भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। इसी के साथ दूसरा या मध्यकाल का अंत हुआ। दूसरा का प्रमुख काल को मध्यकाल कहा जाता है, तो उसी का अंत हो गया, खत्म हो गया वो। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। जो आधुनिक काल का था प्रारंभ, वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था और आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी। ये जो व्यवस्था था, जो नई प्रशासनिक व्यवस्था था, वो विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। जो विदेशियों थे वो हमारे जो देश था, भारत देश, उसका आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, उनका लाभ उठाना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसी व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीय भी इसके विरोध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरोध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और हिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आप सबको पता होगा कि 1947 में भारत की आज़ादी मिली थी और एक नई संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला, और इसी नए संविधान द्वारा जो हमारे जनता के प्रतिनिधि थे, उनके अपने अधिकार और शासन का शासन का अधिकार मिला। यही काल के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। जो मानव जाति का इतिहास है, उसकी जानकारी हम लोग को बहुत सारे स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजा एवं आम लोगों की जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विशेष की चर्चा मिलती है। एक पुस्तक है जो लिखी गई है। उस पुस्तक में हम लोग धार्मिक विचार के बारे में, मान्यता, उनकी औषधियाँ क्या थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो पुस्तक थी वो हाथ से लिखी गई थी। उस पुस्तक हाथ से लिखा गया कारण उसको पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पटना की खुदावक्त लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसे अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। जो पटना के खुदावक्त लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण, जो भरतपुर के गोपाल नारायण हैं, उनका एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। उनमें अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित की गई है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटिका आदि हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे महाकाव्य, कविताएं और नाटिका
मतलब इसमें लिखी गई हैं। इनमें से कई संस्कृति भाषा में लिखी गई हैं। इनमें से जितने कई चीज़ संस्कृत में लिखे गए हैं, और जबकि अन्य प्रकृत तमिल एवं कन्नड़ आदि में है। कोई कुछ कविता, कुछ महाकाव्य और कुछ नाटक जो है वो संस्कृत में भी लिखा गया है, और तमिल और कन्नड़ में भी कुछ लिखा गया है। ये देखिए, ये है ताड़पत्र, लिखी गई पांडुलिपियाँ। ये है ताड़पत्र जो हम लोग को लिखी मिलती है। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्णित किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे। ये जो अनेक वो थे अभिलेखों जो थे, जो राजाओं द्वारा आदेश दिया गया था, वो उपलब्धियां को ऐसे जगह पर लगाया जाता था जहां लोग हमेशा आते जाते हों। जब मतलब वो आते जाते ऐसे रास्ते में लगाया जाए जो आते जाते लोगों को नज़र उस पर पड़े, तो उनके बारे में उन लोग को जानकारी प्राप्त हो और वो चीज़ को वो फॉलो करें, उसका आज्ञा का पालन करें, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उनमें से लिखित आदेशों का पालन कर सकें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। जो अतीत में बनाई गई वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से भी, उनके द्वारा भी हम लोग अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ऐसे वस्तुएं जो हम लोग को अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त दे सके, वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हम लोग हथियार, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र, सिक्के आदि, ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जो हम लोग को अतीत के बारे में जानकारी दे सकती है। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण उनके अवशेष को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहता है। जो पुरातात्विक वस्तुओं को अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, वो करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं। ये देखिए, सिक्का और मुहर, ये है मृदभांड। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियाँ की हड्डियाँ भी मिलती हैं। पुरातात्विक जो वस्तु हैं उनमें से पक्षी, जानवर, मछलियाँ की कुछ हड्डियाँ भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में किस तरह के जानवर भी पाए जाते थे, कि जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। अतीत के कुछ खाने का वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, कुछ कपड़े प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। डॉक्टर सुपुनर ने पटना के कुम्हारार नामक स्थानों में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़ों प्राप्त हुए हैं। इससे मध्य साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियां अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। यही जो अभिलेख हैं, सिक्कों हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग अतीत के बारे में जानते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं कि अतीत में क्या हुआ होगा। इन्हीं के माध्यम से हम लोग उसका व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। सिक्का जो थे वो बड़े बड़े शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जो राजा महाराजा रहते थे उनके द्वारा जारी किए जाते थे।
इसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसका मुद्रा शास्त्र कहलाता है। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण के समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वो है रेडियो कार्बन विधि। जो सामान्यतः हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से ही बता देते हैं, यहाँ से बता देते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण के समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वो है रेडियो कार्बन विधि। वो रेडियो कार्बन है जो सामान्यतः यूज किया जाता है, जो हमेशा से प्रचलित है, फेमस है, उसको है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 40 पद्धति। तो इसको रेडियो कार्बन विधि बोलिए या कार्बन 14 पद्धति बोलिए, दोनों सेम है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और पीछे का जितना हम पढ़ाएं एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। इससे आगे हम लोग ये पढ़ाएं, यहाँ से हम लोग इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 2 में इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक लिए बाय। ऑल द वेरी बेस्ट।